हाय गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं लगातार क्लासेस जारी है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री में लगातार जारी है। कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई साहब? रिवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब है यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन। ठीक है, और इसका कौन सा पार्ट है? छठा भाग है और बोल सकते हैं ये अंतिम भाग हो सकता है क्योंकि कुछ बाकी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम क्या देखे थे भाई साहब? कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे थे और कर्नाटक युद्ध किस पर बेस्ड है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए इस युद्ध को हमने क्या नाम दिया है? कर्नाटक युद्ध का नाम दिया है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में 1749 से लेकर 1754 तक चलता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चलता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, जैसा कि हम देखे थे, एक्सला-शापेक की संधि से होता है। और हमने क्या कहा था? एक्सला-शापेक की संधि क्या है वैसा? जहां पर यूरोप में लुईबर्ग नामक स्थान फ्रांस को दे दिया जाता है, वहीं पर भारत पर अंग्रेजों को मद्रास के स्थान प्राप्त होता है। और इसी के साथ जो एक्सला शापिल की संधि के तहत ये प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या बातें थी हम देख चुके थे, पूरी चर्चा हम कर चुके थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? यूरोप में हुए दो महाशक्तियों के बीच का जो संघर्ष है, उनका प्रभाव भारत में देखने को मिला था। जहां पर भारत के दो यूरोपियन जो है कंपनी आपस में भिड़ गए थे। ठीक है, चलिए, और ये पूरी तरह से हम देख चुके थे, समाप्त हो चुका। आज का क्लास जो बेस्ड रहेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध पर और तृतीय कर्नाटक युद्ध पर। ठीक है, दोनों को हम देख लेंगे और उसके बाद ये बोल सकते हैं ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कौन? आपका यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन की जो भी बातें, जो भी चर्चा चल रही थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम देख पाएंगे उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल के बाद हम बात करेंगे नवीन राज्यों का उदय। और नवीन राज्यों का उदय होने के बाद फिर से हम जो अंग्रेजों के ऊपर आएंगे और अंग्रेजों का प्रभाव भारत पर क्या क्या पड़ा है वो हम देखेंगे। और उस तरह से फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम बातें करेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जिनका टाइम लाइन, जिनका समय काल 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक चला है। ठीक है, क्या है भाई साहब? द्वितीय कर्नाटक। जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हम कारणों पर चर्चा किए थे। ठीक है, प्रथम कारण जो है कर्नाटक युद्ध के कारणों पर चर्चा की थी, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कारण या जिसको कहते हैं इसका कारण, इसका कारण या इसका पृष्ठभूमि, कहने का मतलब है इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण या पृष्ठभूमि कहाँ तैयार होता है? ये भारत में तैयार होता है। कहाँ तैयार होता है? भारत में तैयार होता है। और वो कैसे होता है देखते हैं। भारत की स्थिति अभी कैसी है? भारत की स्थिति इस समय कैसी है? तो बात करें तो भारत में दो क्षेत्र की मैं बात करूंगा। एक क्षेत्र हैदराबाद और दूसरा क्षेत्र कर्नाटक। एक क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, एक नया राज्य को उदय हुआ है,
खैर ये सब बातें करेंगे। 18वीं सदी में नवीन राज्यों का उदय में हैदराबाद की बातें करेंगे, कर्नाटक की बातें करेंगे, केरल की बातें करेंगे, अवध की बातें करेंगे, बंगाल की बातें करेंगे, रोहिलखंड की बातें करेंगे, ठीक है, सिख की बातें करेंगे, ठीक है, पंजाब की बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें बातें करेंगे। लेकिन चूंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो कारण निकल के आता है, ठीक है, उसमें दो चीजों की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, यदि इसके जियोग्राफिकल एरिया को हम रिप्रेजेंट करें तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये है भारत है भाई, ये श्रीलंका है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, कर्नाटक है। क्या है ये एरिया, कर्नाटक है। इस चीज को मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। कर्नाटक की स्थिति ये ऐसी क्यों है, तो पहली क्लास में बता चुका हूं मैं। ये जो कर्नाटक है वो पहले क्या था भाई साहब, पहले कर्नाटक थोड़ा से था, और दक्कन, जो दक्कन का क्षेत्र था उसके नीचे कर्नाटक था। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो चूंकि जो दक्कन का क्षेत्र एक बहुत बड़ा प्रांत था इसका, ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि औरंगजेब के समय 21 सूबा थे या 21 प्रांत थे, उनमें से दक्कन का जो है वो एक था। और दक्कन, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो दक्कन भी है वो स्वतंत्र हो जाता है, और दक्कन स्वतंत्र होने के बाद कर्नाटक भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, और इस प्रकार से जो कर्नाटक नए राज्य का निर्माण कर लेता है, नए एक नवी राज्य बन जाता है। उन्मुन उल्ला खान नाम याद आ रहा है ना, उन्मुन उल्ला खान, जिन्होंने कर्नाटक के प्रथम नवाब के रूप में देखने को मिला। ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये हैदराबाद है, हैदराबाद। और दक्कन के स्थान पर जब जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो दक्कन के स्थान पर इसी हैदराबाद को राजधानी बनाया जाता है दक्षिण का। चलिए, अब देखिए क्या हो रहा है। अगर हैदराबाद की बात करें, उस समय हैदराबाद की बात करें तो इस समय क्या स्थिति देखने को मिली है। इस समय जो नवाब है वो कौन है, चिनकिनिस खान, जिसको निजाम उल मुल्क भी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, या फिर इसको चिनकिनिस खान कहते हैं, चिनकिनिस खान। इस निजाम उल मुल्क चिनकिनी खास यहाँ का नवाब, आप पढ़े हैं यहाँ का नवाब, यहाँ का नवाब भाई कौन है, अनवरुद्दीन। याद आ रहा है, अनवरुद्दीन। पहले जो कर्नाटक युद्ध में अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रांस हुआ था, जिसको सॉम टोमे की युद्ध के नाम से जो है जाने थे, ठीक है, तो ये आपको याद आ रहा होगा। नवाब दो निजाम उल मुल्क, ठीक है, देखिए निजाम उल मुल्क की जो है मृत्यु के बाद, निजाम उल मुल्क की मृत्यु, उनकी मृत्यु हो जाती है कब, मृत्यु 1748 में। 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उनके पुत्र और उनके पोते के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जारी हो जाता है, ठीक है, यह स्पेस नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं। इनका एक पुत्र, और पुत्र जिसका नाम था नासिर जंग। क्या नाम था भाई साहब, नासिर जंग। पोते जिसका नाम था, पोते मुजफ्फर जंग। क्या नाम है, मुजफ्फर जंग। दिखाई दे रहा है आपको। निजाम उल मुल्क, जिनका उपनाम एक और है चिनकिनिस खान, कहने का मतलब वास्तविक नाम तो चिनकिनिस खान है, लेकिन निजाम उल मुल्क के नाम से गद्दी पर बैठा है। इसकी बातें जब हम करेंगे, जब हैदराबाद वाला टॉपिक देखेंगे, बंगाल वाला टॉपिक देखेंगे, कर्नाटक, तो सबकी एक एक चीजें पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आंग्ल फ्रांस की युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। चलिए, तो इनके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों के बीच निजाम उल मुल्क के मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार
के पद के लिए, कहने का मतलब है हैदराबाद के पद के लिए दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है, दोनों के बीच मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है। नासिर जंग कहता है कि भाई साहब मैं बनूंगा, मैं उसका पुत्र हूँ। मुजफ्फर खां बोलता है कि पोते हूं मैं बनूंगा। चलिए जो भी है, चलिए उद्धर अनवरुद्दीन। देखिए एक और चीज, अगर मैं इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में एक है नवाब अनवरुद्दीन, ये आप जानते हैं, अनवरुद्दीन। दूसरी चीजें दूसरी चीजें एक और व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम था चंदा साहब। एक्चुअली चंदा साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इस चंदा साहब को, ठीक है, आप जो स्थिति देख रहे हैं, देखिए मैं फिर यहां से आ जाता हूं। कर्नाटक ये है, ये हैदराबाद है, यहीं पर नवीन राज्य के उदय के समय एक और राज्य विकसित हुई थी जिसका नाम था मराठा। मराठा काल में हम शिवाजी के बारे में, मराठों के बारे में बात करेंगे। क्या है मराठा, ठीक है, क्या भाई साहब मराठा। और मराठों ने अपने राज्य विस्तार के चलते इन्होंने, कहा जाता है कि चंदा साहब को मराठों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मराठों द्वारा द्वारा क्या किया था, कैद किया गया था, कैद किया था, ठीक है। मराठों द्वारा 7 वर्षों का कैद झेला था भाई साहब, किसने, चंदा साहब। चंदा साहब को मराठों ने 7 वर्षों तक कैद में रखा था। सात, चूंकि अगर मान के चलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर ये इनको कैद नहीं करते तो हो सकता है कर्नाटक में अनवरुद्दीन की जगह चंदा साहब बनते, ठीक है। तो जब चंदा साहब जब वापस आते हैं कैद से छूटकर, 7 वर्षों बाद कैद से छूटकर वापस आते हैं, मराठों की कैद से छूटकर वापस आते हैं, तो चंदा साहब ने अपने आप को दावा ठोका कि कर्नाटक का नवाब मैं ही रहूंगा, ठीक है। कर्नाटक का नवाब बनने की जो है चाह चंदा साहब ने किया, ठीक है, क्योंकि ये दावा ठोका। और नवाब तो अनरुद्दीन है ही, लेकिन इनको हटा के मैं बनूंगा, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए, तो ये कारण हम समझते हैं। तो ये तो खैर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है भारत में हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अंग्रेज और फ्रांस के युद्ध की। तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है भाई अंग्रेज और फ्रांस के युद्ध के बारे में। दिखेगा कैसा, अभी आएगा, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो अब आएगा फ्रेंच। अब इन भाई साहब का एंट्री होगा, ठीक है। अब इन लोग का एंट्री होगा फ्रेंच में। फ्रेंच का जो गवर्नर था, और अब जानते हैं फ्रेंच का गवर्नर डुप्ले, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने क्या किया था, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक में जब उत्तराधिकारी के पद के लिए दो व्यक्तियों के बीच अगर संघर्ष जारी था, तो किसी एक को चुनना था, किसी एक का समर्थन करना था। उन्होंने समर्थन किया किसका, समर्थन, या कहने का मतलब उन्होंने जो सपोर्ट किया, किनका सपोर्ट किया, चंदा साहब का सपोर्ट किया, चंदा साहब का समर्थन किया। और चंदा साहब का ही क्यों सपोर्ट करेगा भाई, चंदा साहब का क्यों सपोर्ट करेगा, डुबले अनवरदुल के क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि आप जानते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध में जब डुबले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से हेल्प मांगी थी, किस बात पे हेल्प मांगी थी, कि अंग्रेजों द्वारा फ्रेंच के 2 जहाज को लूट लिए थे। और इसके लिए डुबले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से हेल्प मांगी थी, सहायता मांगी थी। तो भाई साहब कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो हाथ खड़ा कर दिए, वो हेल्प नहीं किए, तो उनका साथ क्यों देगा। तो डुबले ने एक तरफ तो कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन किया, और दूसरे तरफ उन्होंने, डुबले ने किसको, हैदराबाद में, ठीक है, निजाम उल मुल्क के पोते मुजफ्फर जंग से क्या किया, समर्थन किया। जब कर्नाटक में चंदा साहब का समर्थन और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन फ्रेंच कर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करेंगे, अरे अंग्रेज तो हमेशा विरोध ही रहेंगे, ठीक है। आपके जो विपक्ष है, ठीक है, विपक्षी क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट काम करते हैं। विपक्षी क्या करते हैं भाई, अपोजिट काम करते हैं। तो विपक्षी कौन होंगे, कहने का मतलब ब्रिटिश कौन है,
या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ब्रिटिश क्या करेगा, ब्रिटिश एक तरफ सपोर्ट कर रहा है किसको, अनवरुद्दीन को, और अनवरुद्दीन को ही करेगा क्योंकि ब्रिटिश की हेल्प की थी। हालांकि अनवरुद्दीन को जो सॉन टॉमे की युद्ध में पराजय मिली थी, लेकिन इन्होंने तो सपोर्ट किया था, तो इसलिए ब्रिटिश भी सपोर्ट किए, चलो भाई आप भी हमारे हेल्प किए तो मैं भी करता हूँ। और हैदराबाद में नासिर जंग के सपोर्ट किए, और इस यहीं से ब्रिटिश और फ्रांस के बीच, इस यहीं से ब्रिटिश और फ्रांस के बीच फिर से ये तनाव स्टार्ट हो जाता है, और फिर से मतभेद की स्थिति हो जाती है, और फिर से युद्ध जो है एक तरह से युद्ध का बोल सकते हैं ये नौबत आने लगता है। क्या आने लगता है भाई साहब, युद्ध का एक नौबत आने लगता है। ठीक है, चलिए, मैंने कहा था ना यहाँ पर कर्नाटक है और ये आपका मद्रास है, ये आपका पांडिचेरी है। ठीक है, मद्रास है, मद्रास में ईआईसी का हेडक्वार्टर है। पांडिचेरी, पांडिचेरी में फ्रेंच का हेडक्वार्टर है, फ्रेंच का एचक्यू हेडक्वार्टर, ईआईसी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। कर्नाटक की राजधानी आटार्क है, अकार्क। ठीक है, चलिए, जो भी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये कारण क्या था, क्या कारण था। कारण एक लाइन में अगर मैं बोलूं, कारण अगर एक लाइन में बोलूं तो हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों के बीच उत, होने वाले उत्तराधिकारी संघर्ष में फ्रेंच और ब्रिटिश कूद पड़ते हैं, और यही इनका क्या करता है, यही क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। चलिए, ये सब होते होते एक युद्ध सामने आता है जिसको कहा जाता है अंबर के युद्ध। ठीक है, ये सपोर्ट कर लिया, सही बात है, चलो ठीक है, समझ गए ना किसने किसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो अंबर का युद्ध, क्या भाई साहब, अंबर का युद्ध, और अंबर का युद्ध होता है सन 1749 ईस्वी को। अंबर का युद्ध या अंबुर का युद्ध कहा जाता है, ये होता है सन 1749 ईस्वी को। ठीक है, ये युद्ध किसके किसके मध्य होता है भाई साहब, ये युद्ध होता है एक तो फ्रेंच के बीच, और दूसरा अनवरुद्दीन के बीच, अनवरुद्दीन के बीच। ठीक है, इस युद्ध में हमेशा की तरह हमेशा की तरह जो फ्रेंच है वो क्या हो जाते हैं, हमेशा की तरह ये जो फ्रेंच है वो विजय हो जाते हैं। भाई साहब, अनवरुद्दीन यहाँ पर मारा जाता है। ठीक है, ये याद रखिए, अनवरुद्दीन ने सहायता नहीं की थी पहले प्रथम कर्नाटक के युद्ध में, तो यहाँ पर मारा जाता है, इनको पूरी तरह से खात्मे ही कर देते, इनका नाम, इनका जो सफाया ही कर देते हैं। अब अनवरुद्दीन मारा गया, और अनवरुद्दीन का एक पुत्र था, इनका भी एक पुत्र है भाई, इनका नाम था मोहम्मद अली। क्या है, मोहम्मद अली। अब देखिए, अब देखिए क्या होगा, अनवरुद्दीन मारा गया, यहाँ का जो नवाब है मारा गया। ठीक है, यहाँ का जो नवाब है वो मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया, तो होगा क्या, ये जो मोहम्मद अली है वो भग खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और भग के शरण ले लेगा, कहां पर भाई, भग के शरण ले लेगा, यहां पर एक स्थान है जिसको कहा गया है त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली, त्रिचनापल्ली पर ये मोहम्मद अली क्या कर लेगा, शरण ले लेता है। और क्यों शरण ले लेता है, क्योंकि अरे भाई साहब इन्होंने तो मेरे पिता को खत्म कर दिए। और देखिए कभी क्या होता है इस प्रकार के संघर्ष में, ठीक है, किसी शासक, कोई शासक मारा जाता है तो उनका पूरा नामो निशान मिटा दिया जाता है, ताकि उत्तराधिकारी के लिए कोई और संघर्ष ना हो, उत्तराधिकारी के लिए कोई और सामने ना आए। इसलिए अनवरुद्दीन के पुत्र को भी मारने की कोशिश की गई।
ठीक है, चूंकि ये भाग खड़े हुए शरण ले लिया त्रिचिलापल्ली पर। ठीक है, कहाँ पर शरण ले लिया भाई? त्रिचिलापल्ली, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है भारत के लगभग अंतिम शोर में, तमिलनाडु के आसपास। ठीक है, तो यहीं पर भाई साहब मोहम्मद अली ने शरण ले लिया। ठीक है, अनवरुद्दीन मारा गया। अब जैसे ही अनवरुद्दीन मारा गया, क्योंकि फ्रेंच ने सपोर्ट किया था, फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया था भाई साहब? चंदा साहब ने को सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया था? चंदा साहब को सपोर्ट किया था। तो चंदा साहब यहाँ पर कर्नाटक का गवर्नर बनता है, सॉरी गवर्नर, कर्नाटक का नवाब बनता है, कर्नाटक का नवाब बनता है। और वहीं पर सपोर्ट किया था किसको? मुजफ्फर जंग को। किसमें? हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था। कहां पर? हैदराबाद में। तो ये इसको हैदराबाद का नवाब बनाया जाता है किसके द्वारा? फ्रेंच द्वारा। और बेसिकली किसके द्वारा? फ्रेंच की जो गवर्नर है, गवर्नर किसके द्वारा? डुप्ले द्वारा। तो सभी राजनीतिक खेल कौन खेल रहे हैं भाई? डुप्ले। ठीक है, फ्रेंच का गवर्नर डुप्ले द्वारा क्या किया जाता है? जैसे ही अनवरुद्दीन मारा जाता है और जैसे इनके पुत्र मोहम्मद अली शरण लेकर तिरुचिरापल्ली चला जाता है, और वहीं पर चंदा साहब चंदा साहब चंदा साहब को क्या किया जाता है? कर्नाटक का बनाया जाता है नवाब। और वहीं पर मुजफ्फर जंग को किसका बनाया जाता है? हैदराबाद का बनाया जाता है क्या? नवाब। ठीक है, और इस क्योंकि देखिए मुजफ्फर जंग को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यहीं पर इसके पहले ये 1749 में हो, 1750 में इन नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है। ये भी याद रखिए, नासिर जंग की मृत्यु, जंग की मृत्यु। अब जब नासिर जंग ही नहीं रहेगा तो कौन लड़ेगा? इसके सपोर्ट कोई नहीं आएगा। तो मुजफ्फर जंग को क्या किया जाता है? बना दिया जाता है। चंदा साहब को बनाया गया, मुजफ्फर जंग को बनाया गया। ठीक है, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, भाई साहब मुझे तो मेरा जो है साम्राज्य मिल गया, मुझे तो जो है नवाब बना दिया। तो चंदा साहब ने डुबली को कहा जाता है, चंदा साहब ने डुबली को क्या दिया? गिफ्ट दे दिया। और इधर मुजफ्फर जंग ने भी डुबले को क्या किया? गिफ्ट दे दिया। ठीक है, और गिफ्ट के रूप में कहा गया कि मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग ने इसको कृष्णा नदी से लेकर जो है आपके कहां तक? कन्याकुमारी तक का क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। कन्याकुमारी, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र, उसका गवर्नर भाई साहब डुबले आप ही रहो। मुजफ्फर जंग ने जब हैदराबाद के नवाब बनने के बाद ये गिफ्ट किनको दिया? डुबले को दिया। और कृष्णा से कन्याकुमारी तक बना। इन्होंने भी गिफ्ट दिया। इन्होंने जो है पांडिचेरी, पांडिचेरी जिसको पादुचेरी के नाम से जाना जाता है, पांडिचेरी एवं जो मसूलीपट्टम था, मसूलीपट्टम, पांडिचेरी और मसूलीपट्टम के स्थान पर, स्थान का गवर्नर उनको नियुक्त किया। कहने का ये क्षेत्र इनको प्रदान कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं कि चंदा साहब और मुजफ्फर जंग दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र, चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। किसके द्वारा? फ्रेंच द्वारा, डुब्ले द्वारा। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। खुशी के मारे भाई साहब ने जो है चंदा साहब ने पांडिचेरी और मुसलीपट्टम का क्षेत्र डुब्ले को प्रदान किया। वहीं पर मुजफ्फर जंग ने गिफ्ट के रूप में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के स्थान को, ठीक है, डुब्ले को प्रदान किया। और इस प्रकार से जो है चलता रहा। ठीक है, क्या हुआ? एक तरफ से चलता रहा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए एक चीज और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, इनकी भी मृत्यु हो जाती है बाद में। बाद में 51-52 के आसपास, आई थिंक 51-52 के आसपास मुजफ्फर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। और इनके पुत्र मुजफ्फर जंग का पुत्र है जिसका नाम है सलाब तक जंग। सलाब तक जंग, ये इनका अब हैदराबाद का क्या बनता है? हैदराबाद का नवाब बनता है। ठीक है, तो स्थिति क्या बन के आती है? स्थिति क्या बन के आती है? भारत में क्या हो रहा है भाई साहब? भारत में क्या हो रहा है? एक तरफ मैंने कहा हैदराबाद, एक तरफ क्या है? हैदराबाद
और दूसरी तरफ है कर्नाटक। और हैदराबाद का जो गवर्नर है, सॉरी फिर गवर्नर मैंने बोल दिया, हैदराबाद का जो नवाब है, नवाबजादे हैं, नवाब है, वो कौन है? अब सलाब सलाब तब सलाबत जंग, नाम है सलाबत जंग। यहाँ का जो नवाब है अब कौन से बन गया? चंदा साहब। यहाँ का जो नवाब है वो कौन बन गया? चंदा साहब। अब देखिए, अब क्या होता है। अब क्या होता है? अब स्थिति कैसे पैदा होती है? स्थिति क्या होती है? अब देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये कर्नाटक है, ठीक है। मैंने क्या कहा? ये कर्नाटक है, वैसे कर्नाटक। अर्काट इसकी राजधानी है, अर्काट इसकी राजधानी है, ठीक है। ये है आपका हैदराबाद, क्या हुआ साहब? हैदराबाद, ठीक है। चलिए, अर्काट जो है कर्नाटक। अब यहाँ पर कौन है भाई साहब? चंदा साहब है, चंदा साहब। अरे भाई, चंदा साहब ही नहीं, क्योंकि यहाँ के नवाब है, ठीक है। कर्नाटक के नवाब कौन है? चंदा साहब। यहाँ के नवाब कौन है? कौन है? सलाबत जंग। यहाँ के नवाब सलाबत, जो मुजफ्फर जंग के पुत्र है, ठीक है। अभी की स्थिति, अब चंदा साहब, देखिए इस समय एंट्री होती है कहाँ पर? अंग्रेज। अंग्रेज में एक गवर्नर बन के आता है, जिसका नाम है, अंग्रेज का जो गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, यहाँ पर एक रणनीति चलता है, कूटनीति चलता है। यहाँ पर है त्रिचिलापल्ली, ठीक है। क्या है? त्रिचिनापल्ली, समझिए मेरी बातें। और त्रिचिलापल्ली पर शरण कौन लिया है भाई साहब? शरण कौन लिया है? शरण लिया है कौन? मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली किसका पुत्र है? मतलब इसका पिता का नाम कौन है भाई? अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने सपोर्ट किया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। तो अंग्रेज के जब रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं, तो अनवरुद्दीन का जो पुत्र है, जो शरण लिया था त्रिचिरापल्ली में, कौन? मोहम्मद अली। इसी मोहम्मद अली को उठा के बनाना चाहते थे क्या? गवर्नर, ठीक है। किसका गवर्नर भाई? किसका गवर्नर? कर्नाटक का गवर्नर बना, सॉरी फिर से मैं गवर्नर हूँ। किसका नवाब बनाना चाहते हैं? कर्नाटक का नवाब बनाना चाहते हैं। और इसी रणनीति के तहत उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? अपनी सेनाओं से त्रिचिल्लापल्ली को पूरी तरह से घेर लिया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा त्रिचिल्लापल्ली को घेरा गया, ठीक है। चीना पल्ली को क्या किया भाई साहब? वो घेर लिया गया पूरी तरह से त्रिचिल्लापल्ली को। जब ये घेर लिया गया, यहाँ पर स्थिति, चीजें चल रही है, तो कर्नाटक का जो नवाब है वो तिलमिला जाएगा। क्यों तिलमिलाया जाएगा? क्योंकि अगर त्रिचिल्लापल्ली से ये रिहा हो गया, त्रिचिल्लापल्ली में जो शरण लिए थे, मोहबली जाके कुछ और कर लेगा, तो चंदा साहब की तो नौबत आ जाएगी। चंदा साहब ने क्या किया? तो चंदा साहब ने क्या किया कि ये यहीं से निकले, किसके लिए? ठीक है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए, ब्यौरा करने के लिए, सब चीज करने के लिए क्या है? निकले। और यहीं पर कहा जाता है, यहीं पर, कहाँ पर? तंजौर पर, तंजौर, तंजौर पर इसी चंदा साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, कोई इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। तंजौर पर इसकी जो है हत्या कर दी जाती है, चंदा साहब की तंजौर पर।
जो है हत्या की जाती है और यही क्या होता है, चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है भाई साहब, चंदा साहब की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये होता है, देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने इस चीज को घेर लिया था और कहा जाता है यहीं पर त्रिचिन्नापल्ली पर अंग्रेज ने अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने फ्रेंच को या फ्रांस को 3 बार पराजित किया था। कितने बार पराजित किया था, लगभग 3 बार पराजित किया था। ठीक है, फ्रेंच पूरी तरह से हार चुके थे। इसका मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच जीत चुके थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के मध्य तक भी फ्रेंच जीत चुके थे। लेकिन एंट्री जब एंट्री जब सलमान खान की होती है, कहने का मतलब है सलमान खान, कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का सलमान खान, रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही कंपनी के द्वारा ये नोमित किया था, गवर्नर बना के भेजा जाता है, उसके बाद स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो फ्रेंच के पक्ष में जा रहा था, जो चीजें, ठीक है, जिसका सितारा फ्रेंच जिसका सितारा किसका सितारा, फ्रेंच का सितारा चमक रहा था, वो अब सितारा चमकने लगा रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, किसका, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर एक बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने स्थिति पूरी तरह से बदल दी थी इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसी के चलते फ्रेंच सरकार क्या करेगी भाई साहब, फ्रेंच सरकार क्या करेगी, इनके जो गवर्नर है इनके जो गवर्नर है डुप्ले इनके जो गवर्नर है डुब्ले को क्या करता है, वापस बुला लेता है। क्या करता है, बुला लेता है। भाई साहब तुमसे नहीं होगा बेटा, बेटा तुमसे नहीं होगा पाएगा, तुम इधर आ जाओ, ठीक है, तुम वापस देश आ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच सरकार ने न्यू गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, न्यू गवर्नर क्या किया, नियुक्त किया, अपॉइंट किया। न्यू गवर्नर क्या किया, अपॉइंट किया। ठीक है, और न्यू गवर्नर अपॉइंट किया जिसका नाम था गोडेहिया। नाम क्या था, गोडेहिया। अरे गोडेहिया को हाथ पैर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे किसी की जानकारी नहीं थी। ठीक है, इनको ये डुबले जैसा व्यक्ति नहीं था, इतना समझदार नहीं था, इतना बुद्धिमान लगाने वाला था, इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और इसी गोडनिया ने संधि कर ली कि भाई साहब ये सब चीज छोड़िए, हटाइए। ठीक है, इन्होंने संधि कर ली किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेज में अभी कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। आर सी मैं लिख देता हूं, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेजों के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ इन्होंने क्या की, संधि कर ली। और इस संधि को हम नाम देते हैं, संधि को कहा जाता है पांडिचेरी की संधि। ठीक है, क्या है, क्योंकि ये संधि पांडिचेरी में हुई इसलिए इसका नाम पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। और पांडिचेरी की संधि में हुआ क्या था, इस संधि में दोनों गोडिनिया, कहने का मतलब फ्रेंच सरकार और अंग्रेज सरकार, दोनों ने ये तय किया, ठीक है, समझिए बातें, दोनों ने ये तय किया कि अब के बाद यदि भारत में कोई भी झगड़ा होता है, भारत के शासकों के मध्य, भारत के राज्यों के मध्य अगर आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, उस झगड़े में कभी उलझेंगे नहीं। दोनों ने यही निर्णय लिया कि भारत के झगड़े में कोई कंपनी के जो वासी है, कोई कंपनी चाहे, ठीक है, चाहे अंग्रेज हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों में कोई भी कंपनी के लोग वहां पर उलझेंगे नहीं। और न ही अंग्रेज फ्रांस के किसी स्थान को हाथ लगाएगा या फ्रांस किसी अंग्रेज के स्थान को हाथ लगा। कहने का मतलब है दोनों अपने अपने कार्य में जो भी करने आए वो करेंगे। ठीक है, और भारत के कोई भी झगड़े में उलझेंगे नहीं। इस प्रकार से इन दोनों की क्या होती है, संधि होती है। वो संधि पांडिचेरी में होती है, पुदुचेरी में होती है 1754 में, और इसी को हम नाम देते हैं पांडिचेरी की संधि। और जैसे कि मैंने कहा था, इसकी जो समाप्ति होती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है पांडिचेरी संधि से होती है, और इसी के लिए इसका नाम क्या था, पांडिचेरी की संधि। क्लियर है बातें पूरी तरह से। चलिए,
चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया, दूसरा समाप्त हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा और अंतिम, और इसके बाद आप और हमारा रिश्ता जो है यूरोपीय नागरिक से, हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। किससे? यूरोपीय नागरिक टॉपिक। ऐसे तो अब आपका और हमारा रिश्ता पूरा फेविकोल की तरह चिपका हुआ है भाई, ठीक है, नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक जिनका समय काल 1756 से लेकर 1763, इस तृतीय कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। सप्तवर्षीय वर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि 7 वर्षों तक ये चला था। देख सकते हैं, 56 4 60 हो गया, और 60 3 63, 7 साल। ठीक है, 7 वर्षों तक चला था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इसको क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध के बाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, दोनों के बीच कितने हैं? 7 वर्ष। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। अब कारण सबका जानना जरूरी है, बिना कारण के कुछ नहीं होता भाई साहब। आप इस धरती में पैदा हुए हैं, उसका भी एक कारण है। ठीक है, और कारण क्या है? लोगों की अज्ञानता। ये किसने कहा है? किसने कहा है भाई साहब? जैन धर्म में कहा है कि बौद्ध धर्म में कहा है? ठीक है, चलिए ये भी आप समझे। ठीक है, यूरोप, कारण कहां पर है? यूरोप। कारण कहां पैदा होता है? यूरोप में। और यूरोप में कारण जो पैदा होता है, ठीक है, कि जो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रसा, यूरोप की दो कंट्रियों के बीच क्या हो रहा था? झगड़े हो रहे थे। ठीक है, क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। ऑस्ट्रिया वर्सेस क्या है? प्रशा। जहां पर कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया का समर्थन फ्रांस कर रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो समर्थन समर्थन या जिसको कहते हैं सपोर्ट, ठीक है, समर्थन या सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांस कर रहा था। वहीं पर प्रसा का समर्थन या सपोर्ट ब्रिटेन कर रहा था। ठीक है, प्रसा का समर्थन या सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, फिर वही बात भैया, अरे कर्नाटक में हो, सॉरी यूरोप में हो रहा है तो होने दीजिए ना। यूरोप में जो भी होता है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच सभी चीज को भारत में ला लेते हैं। ठीक है, और यही इस थर्ड कर्नाटक युद्ध में हुई है। ठीक है, प्रथम में भी यही कहानी थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के पद के लिए संघर्ष था। उन दोनों में अलग अलग व्यक्तियों को फ्रांस और ब्रिटेन सपोर्ट कर रहे थे, और इसी कारण से भारत में ये स्थिति देखने को मिली थी। और यहाँ पर भी थर्ड बार में, थर्ड जो कर्नाटक युद्ध में, यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रिया का सपोर्ट फ्रांस कर रहा है और प्रशा का सपोर्ट ब्रिटेन कर रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ पर हुई थी। कारण नंबर दूसरा एक और है। ये कारण नंबर दूसरा ये है कि फ्रांस की सरकार क्या करती है? फ्रांस की सरकार एक और गवर्नर नियुक्त कर देते हैं, एक और, ठीक है, क्या कर देता है? एक और गवर्नर नियुक्त कर देता है। कहां पर? भारत पर। कहां पर भाई? भारत पर। और भारत में एक और गवर्नर को भेज देता है, जिसका नाम था काउंट डी लीला। ठीक है, लड़की टाइप नाम है वैसा, काउंट डी लीला। ठीक है, सॉरी लाली, लीला बोलता हूं मैं, काउंट डी लाली। ठीक है, ये
एक और गवर्नर को क्या किया था, भेजा गया था, और इस गवर्नर को पूरा अधिकार था सैनिक प्लस असैनिक, असैनिक कहने का मतलब है सेना, फिर वो क्या बोलते हैं हम, ठीक है, सेना रख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स का भी इनको क्या था, फोर्स का भी रखने का इनको क्या था, अलाउ था, ठीक है, साथ ही साथ जो सेना रखते हैं नॉर्मल उसका भी अलाउ था। तो कहने का मतलब टोटल पूरा कंट्रोल इनके हाथों में दे दिया था, और जैसे भी ये आते हैं भारत के कई क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। भारत के कई क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं भाई साहब, नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही नियंत्रण ये प्राप्त कर लेते हैं, इधर वैसे चुपचाप बैठे देखे रहेंगे क्या अंग्रेज, वो भी तो बौखलाए हुए थे, ठीक है। अरे भारत में उनका भी जो है चल रहा है अधिकार जो भी है, ठीक है, मद्रास का क्षेत्र है उनके पास, बंगाल का उड़ीसा का क्षेत्र उनके पास आएंगे, ठीक है। जब आएंगे तो बंगाल का क्षेत्र उनके पास ही हो जाता है, उड़ीसा का क्षेत्र उनके पास ही रहता है, मद्रास का उनके पास रहता है, ठीक है। दक्षिण में सिर्फ फ्रांसों का जो है सेना और फ्रांसों की जो है चीजें रहती है। और इसी बीच एक युद्ध होता है, इसी बीच इसी ये नियंत्रण जैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के बीच मतभेद हो जाता है, अंग्रेजों के साथ क्या हो जाता है भाई, मतभेद। और अंग्रेजों के साथ मतभेद होता है, और इसी बीच एक युद्ध होता है, और इस युद्ध का नाम है वांडी वास का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध वांडी वास का युद्ध, ठीक है। और इस वांडी वास का युद्ध जो होता है सन 1760 में, ठीक है, एग्जैक्टली डेट अगर बात करें तो 22 जनवरी 22 जनवरी सन 1760, इस समय क्या होता है, वांडी वास के युद्ध, ठीक है। और इस वांडी वास के युद्ध में दो पक्ष रहेंगे, जाहिर सी बात है, एक पक्ष फ्रेंच रहेंगे और हमेशा की तरह दूसरे पक्ष रहेगा अंग्रेज। अंग्रेजों का एक कमांडर था, ठीक है, अंग्रेजों का एक सेना था, सेना नायक, और सेना नायक कहा जाता है, का नाम है आरकुट, ठीक है, क्या है, आयरकुट। इस आयरकुट और फ्रेंच दोनों के बीच क्या हुआ था, पराजित, सॉरी, इन दोनों के बीच क्या हुआ था भाई साहब, युद्ध हुआ था, दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पराजित किसकी होती है, फ्रेंच यहाँ पर पराजित होते हैं, और आर्कुट यहाँ पर विजयी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। देखिए इस विजय के कारण भी बहुत जो है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच को पूरी तरह से परास्त कर देता है, क्योंकि आपको याद होगा ये हुआ था सन 1760 में। इसके पहले हम बात करेंगे 1757 में, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था सन 1764 में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसका मतलब सन 1757 में प्लासी की युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हरा दिए थे, और अंग्रेज अपने आप कॉन्फिडेंस इनका हाई हो गया था, अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो गया था। उसके बाद जैसे ही तीसरे साल 1760 में वांडीवास के युद्ध में जब आते हैं, तो अंग्रेज का जब किसी चीज का जब कॉन्फिडेंस हमें हाई होता है तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव आ चुके थे, ठीक है, अंग्रेजों का जो है कॉन्फिडेंस हाई हो गया था। यहाँ पर कहा जाता है इनके पहले भी 2-3 युद्ध और हुए हैं, उनमें भी फ्रेंच क्या थे, उनमें भी फ्रेंच पूरी तरह से परास्त हुए थे। लेकिन वांडीवास का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसमें पूरी तरह से फ्रेंच को पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब फ्रेंच देखिए जैसे ही पराजित होते हैं, फ्रेंच कभी भी अपनी फोर्स नहीं रख सकता, ठीक है, फ्रेंच वहीं तक सीमित रह जाएगी जहां पर उनको होना चाहिए था। कहने का मतलब स्टार्टिंग के समय जो भी यूरोपियन यात्री है वो व्यापार करने के लिए आए थे, तो व्यापार करने तक ही सीमित रह जाएगा, किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाएगा, कभी भी फोर्स नहीं रख पाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा, नॉर्मल वो व्यापार तक ही क्या रह पाएगा, सीमित रह जाएगा, ठीक है। बैकफुट में उनको धकेल दिया वांडीवास की युद्ध के बाद।
और जैसे वांडीवास के युद्ध खत्म होता है फिर चौथे साल बक्सर के युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में और बहुत सारे युद्ध के बारे में हम अलग से हम बात करेंगे जब अंग्रेजों की बात करेंगे। अंग्रेजों की भारत पर क्या क्या रोल थे, क्या क्या भूमिका थी, वो सबकी चर्चा करेंगे, ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि ये प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 60 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। ये सभी युद्ध से अंग्रेजों का जो दमखम है, ठीक है, उनका सितारा वो चमक गया, दमखम जो है पूरी तरह से देखने को मिला, ठीक है, और यहीं से इनका प्रभाव पूरा भारत में। तो कहने का मतलब जो 4-5 यूरोपियन जो कंपनी आई थी उनमें से सब एक ही स्टेब्लिश हुई, एक ही स्टेब्लिश हुई। क्यों? क्योंकि ये इनमें वो शक्ति थी, वो ताकत था, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की खींचातानी नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर आपने देखे थे, यहाँ पर देखे थे कि जैसे ही ये चीज होता है, फ्रेंच जो सरकार है, फ्रेंच सरकार डुबले को वापस बुला लेता है, ठीक है, क्योंकि बागडोर, क्योंकि ये किस किस प्रकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी अपने गवर्नर को वापस बुला लिया, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं करे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं करेगी। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं, देखने को मिलती है। चलिए, तो इस प्रकार से वांडीवास का युद्ध हुआ। चलिए, वांडीवास का युद्ध तो क्या यहीं पर खत्म हो जाएगा, थर्ड कर्नाटक युद्ध? नहीं, थर्ड कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होगी, ठीक है, थर्ड कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, थर्ड कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होगी, तीसरी कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होगी, वो किससे होगी? पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि। क्यों? पेरिस कहाँ है? यूरोप में। तो पेरिस में कहने का मतलब यूरोप में जो चीजें हुई थी, यूरोप में, यूरोप एक प्रकार का कारण बना था कि भारत में दोनों जो महाशक्तियों के बीच युद्ध पैदा किए थे, ठीक है। तो जो शक्ति बनी थी, जो हुआ था, ठीक है, उन्हीं के अंदर जो क्या होता है, पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि किसके किसके बीच होती है? फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच। क्या है? पेरिस की संधि फ्रांस और ब्रिटेन, पेरिस में हुई थी। सन कब? 1763, ठीक है। और इस संधि के तहत ऐसे ही कहा गया, जैसे कि पहले मैंने बताया, ठीक है, कि फ्रांस भारत में कभी भी उलझेगी नहीं अंग्रेजों से, कभी भी भिड़ेगी नहीं अंग्रेजों से, कभी भी वो सेना नहीं रख सकती अंग्रेजों की तरह, कभी भी कहीं पर वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कभी भी कहीं स्थान पर वो अधिकार नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें थी। सिर्फ तुम भाई साहब, तुम व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार ही करोगे, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिससे अंग्रेज और फ्रांस फिर से एक बार क्या हो, भिड़े, ठीक है। और इसी कारण से ये अंतिम युद्ध है किसके किसके बीच? कर्नाटक और फ्रांस के बीच। और फ्रांस पूरी तरह से सिमट कर रह जाता है, ठीक है। कर्नाटक क्या हो जाता है? पूरी तरह से सिमट कर रह जाता है। चलिए, तो ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक चीजें यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, अंग्रेजों अंग्रेजों की सफलता, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों की सफलता के कुछ कारण बताइए, या फिर फ्रांसीसियों की फ्रांसीसियों की असफलता के कारण बताइए। असफलता, अंग्रेजों के सफलता या फ्रांसीसियों के असफलता के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अगर एक पराजय हुए तो एक सफल हुए तो दूसरा सफल, तो उनका कारण क्या हो सकता है? तो उनका कारण यदि एक तो है, पहली बातें, फ्रेंच कंपनी का फ्रेंच कंपनी का क्या होना? सरकारी होना, सरकारी होना। दूसरी बात, एवं ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी कंपनी क्या होना? प्राइवेट होना, प्राइवेट होना, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी का क्या होना? प्राइवेट है ना। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने क्या कहा, जैसे कि आपने देखे ना, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में ही डुबले को वापस बुला लेता है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंच कभी भी जो है, फ्रेंच सरकार का जो है बागडोर एक तरह से अपने गवर्नर पर कर्मचारी तक कठपुतली की तरफ उनको नचा रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई सरकार कुछ होता है, ठीक, कुछ भी होगा तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी,
ठीक है। तो फ्रेंच कंपनी की जो सरकार, क्योंकि सरकारी कंपनी है, सरकार इनको वापस बुला लेगी, सरकार कुछ भी करेगी, तो ये इनकी कमी है, ठीक है। दूसरी बात है, फ्रांस का फ्रांस का यूरोपीय युद्धों में उलझना। फ्रांस क्या कर रहा था, कुछ भी हो रहा था, वो युद्ध में उलझ रहे थे, ठीक है। ये भाई साहब अगर व्यापार करने आए तो प्यार से व्यापार करते, ठीक है। कुछ भी हो रहा है तो ये युद्धों में उलझ के ही रह गए, ठीक है। इसीलिए इतनी कर, देखिए पुर्तगाल के साथ हुआ तो कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। पुर्तगाल के साथ कुछ युद्ध, डच के साथ हुआ एक बेदरा के युद्ध में उसको भगा दिए, ठीक है। एक दो हुआ, वो हार के इधर उधर चले गए, लेकिन ये लड़ते ही रहे। फ्रांस जो है लगातार उलझते रहे, और इसी कारण ये पतन के कारण, कहने का मतलब ये हार के कारण है, असफलता के कारण है, ठीक है। ब्रिटिश का ब्रिटिश का प्लासी के युद्ध में प्लासी के युद्ध और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध में जीतना, ठीक है। ब्रिटिश से अगर प्लासी के युद्ध में जीत गए तो इसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है। चौथी बात करें, फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फ्रेंच कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर थी भाई साहब। आर्थिक स्थिति क्या थी, स्थिति कमजोर थी। क्यों कमजोर थी, क्योंकि फ्रेंच को जो स्थान मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत का स्थान था। फ्रेंच का जो स्थान था वो दक्षिण भारत के स्थान था। लेकिन जैसे ब्रिटिश की हम बात करें, ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश को तो बहुत सारे ऑप्शन मिल गए थे। बंगाल को उन्होंने 3000, ठीक है, कि किराया देकर वो जो है निःशुल्क व्यापार करते थे, ठीक है। पहले तो मध्य भारत में भी था, मध्य भारत, बंगाल, ठीक है। फिर आपको जो है क्या है, बंबई देखने को मिला, बंबई, मद्रास में चिंता, मद्रास में इसका तो क्या बोलते हैं इन लोगों का क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर भी था, ठीक है। तो मद्रास हो गया, बंबई हो गया, मध्य भारत है, बंगाल है। तो उत्तर दक्षिण को छोड़ के उत्तरी जितने भाग हैं वो ब्रिटिश के अंतर्गत आते थे। तो जाहिर सी बात है इनसे जो आय मिलती है, ठीक है, तो अपनी झोलियां भर भर के रखे थे ये पैसा कौड़ी, ठीक है। इसलिए जब आए थे एक व्यक्ति जाने थे ना, 40,000 पाउंड मांगे थे, ठीक है, ला बार्डिन, जो मैं कहाँ से आए थे, मॉरिशस से। जब मद्रास पर इन्होंने कब्जा किया था लावाटे ने, तभी इन्होंने देखे तो 40,000 पाउंड मारे तो जिससे मुंह में मार दिए थे, ठीक है। आप जानते ना, उन्हें फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में हम देखे थे। तो इतनी सारी जो है चीजें थी, इनकी जेबें भरी हुई थी, ठीक है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, फ्रेंच की आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर थी। तो सैनिक रखेंगे तो पैसा वैसा देना पड़ेगा, ऐसे फालतू में सैनिक थोड़ी आ जाएंगे, कुछ करना है तो पैसा वैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार बखूबी जानती थी इस बात। तो अंग्रेज की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता की कहानी अगर देखें तो ये सारी चीजें हैं, और भी आपके मन में आ रहा होगा तो भी आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्लास हमारा चल रहा था, ठीक है, कौन सा क्लास भाई, अभी क्या देख रहे थे, यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन। तो यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन की जो कहानी है वो यहीं पर खत्म हो जाती है, ठीक है। उसकी कहानी क्या होता है भाई साहब, यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद जो क्लास हमारी होगी, ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो क्लास देखने को आपको मिलेगा, जो नेक्स्ट क्लास होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो होगा उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। लेटर मुगल एम्पायर, ठीक है, क्या है, लेटर मुगल एम्पायर, जिसको हम नाम देंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लेटर मुगल एम्पायर, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, औरंगजेब की बात की कहानी, ठीक है। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है, ठीक है, औरंगजेब की अगर बातें करें, औरंगजेब, तो औरंगजेब का जो शासन काल है 1658 से लेकर 1707 तक चलती है। और 1707
1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उनके जो 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, चारों पुत्र में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद चारों पुत्र में उत्तराधिकारी पद के लिए संघर्ष होता है और एक पुत्र क्या होता है, जीत जाता है, जिसको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये 1707 से लेकर जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, 1707 से लेकर आपका 1857 की क्रांति होने तक ये देखने को मिलती है। और 1857 की क्रांति के समय कौन था अंतिम शासक, बहादुर शाह जफर, जिसको भाई साहब रंगून भेज देता है, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली पर, ठीक है, और इनको बाद में अंग्रेजों ने रंगून भेज देता है। तो 1707 से लेकर 1857 तक जो चीज घटना घटित होगी उसको हम नाम देंगे उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है, ठीक है भाई साहब। चलिए, और इसकी बातें हम करेंगे कब, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, मेरे पिया गए रंगून, सुने ना गाना, बहादुर शाह जफर को ही पहुंचा देता है, सुने कि नहीं भाई, मेरे पिया गए रंगून वहां से आया टेलीफोन, बस टेलीफोन करते रहे भाषा। चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब हम बातें करेंगे उत्तरवर्ती मुगल काल।